नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। कम पानी की दशा में तारामीरा की खेती करके ले अधिक पैदावार। एस्टर मशरूम की खेती करके कमाए अच्छी आय। किसान भाई, तारामीरा की खेती मुख्य रूप से कम पानी की दशा में की जाती है और जो किसान वर्षा नमी को देखते हुए तारामीरा की खेती करना चाहते हैं तो वे उन्नत किस्मों का चयन करके तारामीरा की बुवाई करें। तो आप किस प्रकार से करें तारामीरा की बुवाई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तारामीरा सरसों परिवार की फसल है। तारामीरा फसल की लंबाई 2 से 3 फीट तक की होती है। ये सरसों की प्रजाति जैसी होती है, लेकिन इसके दाने या फलियां लाल होते हैं। इसकी खेती सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। तारामीरा को उपजाऊ और कम उर्वर भूमि में भी उगाया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35 से 37% पाई जाती है। इसका तेल खाने योग्य होता है। सर्वाधिक तारामीरा राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा नागौर, जोधपुर, टोंक, जयपुर, भरतपुर, अलवर में भी इसकी खेती की जाती है। भूमि का चुनाव। तारामीरा की खेती अधिकांशतः बारानी क्षेत्रों में, जहां अन्य फसल सफलतापूर्वक पैदा नहीं की जा सकती हूँ, वहाँ की जा सकती है। तारामीरा की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं। इस प्रकार से बुवाई के लिए खेत तैयार हो जाता है। तारामीरा की उन्नत किस्म T27, फसल अवधि 150 दिन, उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 314, पकाव अवधि 130 से 140 दिन, उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 2002, नरेंद्र तारा। उर्वरक की मात्रा। यूरिया 65 किलो और सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय खेत में डालनी चाहिए। बीज की मात्रा और बीज उपचार। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करनी चाहिए। बुवाई। बारानी क्षेत्र में तारामीरा की बुवाई का समय मिट्टी में नमी और तापमान पर निर्भर करता है। नमी की उपलब्धता के आधार पर इसकी बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करते हैं। बीज की बुआई कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए भूमि में 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई करें। यदि पौधों की संख्या अधिक हो तो बुआई 20 से 25 दिन बाद अनावश्यक पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। सिंचाई। जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो वहां प्रथम सिंचाई 40 से 50 दिन में फूल आने से पहले करें। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर दूसरी सिंचाई दाना बनते समय करें। फसल संरक्षण। फसल में कीट रोग का प्रकोप दिखाई दे तो समय पर नियंत्रित करें। फसल की कटाई। फसल में जब पत्ते झड़ जाएं और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लेनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाई, यदि आप तारामीरा की खेती करते हैं तो 1 एकड़ बिजाई पर 4,000 रुपए खर्च आएगा। इसके बाद मार्केट में इसका मूल्य 7,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहता है। तो 1 एकड़ से 10 से 12 क्विंटल के बीज उत्पादन लेकर किसान भाई इससे 85,000 से 1,20,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है और आज के समय में प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। यह तभी संभव है जब किसान भाई खेती के साथ अन्य व्यवसायों को करेंगे, जिसमें एक है एस्टर मशरूम।
इसकी बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि मशरूम उत्पादन व्यवसाय खूब फल फूल रहा है, जिससे इसका उत्पादन कर रहे किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं वे कैसे करें जिससे अधिक लाभ मिल सके, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति। इसको की आमदनी आय को बढ़ाने के लिए जो है आज हम किस प्रकार से ढिंगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की खेती करें और इसकी खेती जो की है हम पूरे साल भर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मशरूम होती है यह एक कवक है या फफूंद है जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाती है, क्योंकि इस पे पर्णहरित या क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है वह नहीं पाया जाता है। तो यह जो है किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है उसके ऊपर यह अपनी वृद्धि करती है और उसके द्वारा जो है फलक को जो है हमारे किसान भाई भी उसको बाजार में बेचकर जो है उसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम केवल ऑयस्टर मशरूम के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोला जाता है और वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उगता है, तो इसकी खेती जो मुख्य रूप से जो हमारी धान के पैरे होते हैं या जो भूसा होता है या गन्ने के जो छिलके होते हैं या घास होती है उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अच्छा उत्पादन जो होगा पैरे पर और गेहूं के भूसे पर अत्यधिक प्राप्त होगा। तो भूसे को या पैरे को उपचारित करना होता है। उपचारित करने की रासायनिक विधि से भूसे को पैरे को उपचारित करने के लिए जो होता है 100 लीटर पानी जो है मुख्यतः आप 150 से 200 लीटर के ड्रम में आप लीजिए। उसमें जो है 150 ml एक फॉर्मेलिन नामक दवा आपको लेनी है। उसके अलावा जो है उसमें 7.5 से लेकर 10 ग्राम जो है बाविस्टिन, जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम 50% नामक दवा पाई जाती है, उसका आपको उपयोग में लाना है। उन दो दवाओं को जो है 100 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है 10 किलो गेहूं का भूसा या पैरे को जो है आप उस पानी में डुबाकर आप जो है 16 से 18 घंटे के लिए आपको रखना होता है। तो मुख्यतः यह जो है आप शाम के समय 3 या 4 बजे करें, जिससे रात भर में जो है यह आपका 15 से 16 घंटे हो जाएंगे। 16 से 18 घंटे के बाद जो है आप इसको निकाल कर किसी भी जाली नुमान या टोकनी जो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की होती है उसमें आप निकाल कर इसको छान लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इससे पानी का निथारना होता है, जिसके कारण हम इसमें अनुकूल अवस्था आने पर बीज का भराई कर सकें। तो हम इसको निकाल कर अतिरिक्त पानी को बहा दें। अब जो है हमें यह ध्यान रखना है कि बीज की भराई करें कब हम, तो आप दोनों हाथों में हथेलियों के बीच जो है एक भूसे को या पैरे को आप जो उपचारित किए हैं आप उसको दबाएं जोर से। अगर पानी निथरना या पानी निकलना बंद हो जाता है तब यह उचित अवस्था मानी जाती है बीज भराई के लिए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है वह 1 से 1 फीट जो होती है चौड़ी होती है, 1.5 फीट जो होती है वो लंबाई में होती है। तो पहली हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैग में बीज को भरेंगे तो एक मुट्ठी बीज जो है हम बैग के पन्नी के निचली परत में हम बिछाएंगे। उसके बाद जो है उस पर 2 इंच जो उपचारित हमारा पैरा है या निर्वई है उसको हम फैलाएंगे और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे, जिससे उसमें हवा जो है वह जो है पूर्ण रूप से निकल जाए। अब हमें यह सावधानी रखनी है कि जो हमें अब निर्वई या जो भूसा है उसके ऊपर बीज का फैलाव करना है, मतलब दूसरी परत अगर हम बीज की डालनी है तो पन्नी के अंदर किनारे किनारे पर आपको डालना है। यह ध्यान रखें कि 2 परत के बीज आपका ना पड़े, अन्यथा जो है बीज आपका सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जो है आपको बीज जो है पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे के ऊपर फैलाना, इस प्रकार आप डालेंगे और लास्ट परत जो होती है उसके ऊपर जो है हल्का सा जो है आप बीज को फैलाव करके उसको आप रबड़ बैंड से उसको बांध दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरी सावधानी यह रखनी है कि पन्नियों में सभी में 10 से 12 छेद कर दे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक अंधेरे हुए कमरे में रखना। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और
आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। साफ सुथरा करके धुलाई करके तब आपको बैग जो है किसी भी अलमीरा बना सकते हैं आप, या रस्सी में उसको लटका सकते हैं। लटकाने के आप 14-15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा बैग जो है सफ़ेद धागे में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु प्रतिदिन जो है आपको पानी का छिड़काव करेंगे तो पानी जो है पन्नी के अंदर जो है अवशोषित हो सके और कवक जो है मशरूम जो है उसके बीज की बढ़वार को वृद्धि प्राप्त हो। 14 से 15 दिनों के बाद आपको क्या करना है, जब आपका बैग पूरी तरीके से सफ़ेद धागे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तापमान जो है अगर आपका 35 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित रूप से पन्नी को जो है ब्लेड से काट कर आप हटा दीजिए। पन्नी काटने के चौथे या 5वें दिनों के बाद जो है आपको मशरूम जो है बैग में चारों तरफ से फैला हुआ मिलेगा। आप उसको चाकू से तोड़ लीजिए, फिर से दोबारा उसमें आप पानी का छिड़काव कीजिए और आपको अन्य दोबारा आपको एक फ्लश और जो है मशरूम का मिलेगा। इस प्रकार से जो मशरूम का एक बैग का जो फसल चक्र होता है लगभग 35 से 50 दिनों का होता है और आपको एक बैग से औसतन जो है 1.5 से 2 केजी मशरूम आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई विधि को ढिगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते निश्चित रूप से आपको जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो है आप पैरे और निर्वाही का आप सही तरीके से उपयोग करके आमदनी प्राप्त कर। अपने राज्य में डेयरी व्यवसाय करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन इन पशुओं में वक्त बे वक्त कई तरह की समस्याएं आती रहती है। इन्हीं समस्याओं में आज हम बात कर रहे हैं मिल्क फीवर रोग के बारे में, क्योंकि ये समय पशुओं का ब्याने का चल रहा है और बहुत से किसानों की शिकायत रहती है कि पशु ब्याने के बाद खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में पशुपालक क्या करे, क्या है इस समस्या का समाधान, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर श्रद्धा श्रीवास्तव। आज हम दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। दुग्ध ज्वर पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला एक बीमारी है। दुग्ध ज्वर मुख्य रूप से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे जर्सी गायों में ये ज़्यादा पाया जाता है, देशी पशुओं के अलावा भैंसों में ये ज़्यादा होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सभी की कमी एक साथ पाई जाती है। तो इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि एक मिल्क फीवर सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें खाली एक कैल्शियम नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें फास्फोरस भी इन्वॉल्व हो गया, तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा टफ हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण, जैसे पशुपालक सबसे पहले इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसमें नाम तो ज्वर है, जैसे आपको लगेगा कि इसमें बुखार आया है, बट इसमें बेसिकली बुखार नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पशु का जो तापमान है वो सामान्य से भी कम हो जाता है। कि पशुओं में हाइपर एक्साइटमेंट, मतलब पशु बहुत ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में होगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा, उछल कूद करेगा, अपने पीछे के पैरों को पीछे की ओर खींचेगा, जिसको हम टिटेनी बोलते हैं हमारी भाषा में, या पैरासिस बोलते हैं जिसको। इससे क्या होगा, पशु अपने जो गर्दन है वो ऊपर की ओर करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा उसको, आँखों को जो है बाहर की ओर निकालेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, अपना खाना पीना छोड़ देगा। ये प्राइमरी स्टेज है जिसपे ही ऑनर को समझ जाना चाहिए कि हाँ उसके पशु में कुछ बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। दूसरा, इसके बाद क्या होगा, पशु में सेकेंडरी स्टेज पर अगर पशु चला जाएगा तो वो अपने रीढ़ की हड्डी के बल पे बैठ जाएगा, और वो एक स्पेशल पॉस्चर जिसको हम एस शेप पॉस्चर बोलते हैं, वो पीछे की ओर अपने फ्लैंक रीजन में अपने थनों की ओर देखेगा। इस स्टेज तक तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पशु खड़ा हो सकता है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और उस ट्रीटमेंट के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने इस स्टेज को भी ओवरकम कर दिया, पशुपालक इस स्टेज को भी नहीं देख पाया, तो फिर पशु क्या होगा, वो तीसरे स्टेज में चला जाएगा। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर पशु इस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसका बचा पाना किसी भी पशु चिकित्सक के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए पशुपालकों को पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में ही, स्टर्नल रिकम्बेंसी की बैठे स्टेज तक ही, पशुपालक को तुरंत डॉक्टर के पास जाकर और उसकी सहायता लेनी है। इसलिए अब हम इसमें एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं कि हम ये होने ही ना दें, क्योंकि ये कोई विषाणु जनित या जीवाणु जनित रोग तो है नहीं कि जो पशु उसकी गिरफ्त में आ गया है। ये बीमारी उसको क्यों हुई, ये कुछ कमी से हुई है, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी
से हुई है। तो हम नॉर्मली पशु के खाने में 100 ग्राम पर डे अगर कैल्शियम देते हैं तो पशु इस बीमारी के, जैसे ड्राई पीरियड है, जैसे जब वो दूध नहीं भी दे रहा है, अगर तब भी हम उसको 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कैल्शियम देते हैं तब भी उसमें ये बीमारी नहीं होगी। इसमें फास्फोरस का लेवल जो है, कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो हमेशा 2:1 के रेशो में होना चाहिए सामान्य पशुओं में जो दूध नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पशु ज्ञावन हो गया है तब हमको इसका जो रेशो है वो हमको कम कर लेना है। हमको जो फास्फोरस का लेवल है वो बढ़ाना है और कैल्शियम का लेवल जो है वो कम करना है। जैसे स्पेशली लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है, जब पशु ब्याहने वाला होता है, उसके 1 महीने पहले आपको जो कैल्शियम का लेवल है वो 1 रखना है। अगर 1 भाग आप कैल्शियम दे रहे हैं तो 3 भाग आपको फास्फोरस देना है उसमें। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। और उसके बाद हम इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करेंगे लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। और इसके बाद हम होने के बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड हम 100 ग्राम पर डे इसके फीड में शामिल करेंगे, जो क्या करेगा, ब्लड का पीएच मेंटेन करेगा और दुग्ध ज्वर होने की संभावना को कम करेगा। जैसे मैंने कहा, इसका ट्रीटमेंट तो खैर है ही, जैसे हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाएंगे, एविल लगाएंगे या और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो देंगे। जो मैंने बचाव के उपाय बताए हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपका पशु कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लालपुरा, जिला जयपुर के कृषक विवेक कुमार ने। आप समेकित खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो विवेक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिसकी वजह से हमें भोजन मिलता है, फिर भी किसानों का एक वर्ग आज परेशान है, कर्ज में डूबा रहता है। आज ऐसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव लाए हैं जो छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदे वाला हो सकता है। मध्यम और छोटे किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है पूंजी की। जब वो फसल तैयार कर लेता है और इसे बेचकर ही उसके पास पैसे होते हैं, बाकी समय में उसे उधार या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर सरकार कर्ज भी दे रही है। लेकिन अगर किसान सही प्लानिंग के साथ कृषि करता है तो कर्ज लेने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आज समेकित खेती की बात की जा रही है क्योंकि आज किसानों का एक बड़ा वर्ग धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे फसलें उगा रहा है, जिससे आमदनी काफी कम होती है और फसल तैयार होने के बाद ही उसे पैसे मिलते हैं। जबकि फसलें उगाने के अलावा और भी इससे जुड़े काम है जिसे करके हर महीने किसान मुनाफा कमा सकते हैं। एक छोटे परिवार वाले किसान को ध्यान में रखकर बात करें तो उसके पास अगर 1 एकड़ खेत है या किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो उसे ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो या फिर अच्छी कीमत मिले, जिसमें सब्जी फसलों का चयन बेहतर विकल्प है। लेकिन उसके साथ ही आपको बकरी पालन, देशी मुर्गी का पालन, सूकर पालन और दूसरा कोई भी काम जिसमें पूंजी कम लगती हो करना पड़ेगा। ऐसा करके एक छोटा किसान भी अच्छी आमदनी कमा सकता है। इसी तरह से 2 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान अनाज की फसलों को उगाने के साथ सब्जी, मसाला या फिर औषधि की फसलें भी उगा सकते हैं। साथ में गाय और भैंस का पालन भी जरूर करें। इसके अलावा मछली पालन का कार्य भी कर सकते हैं। कुछ और अलग करना हो तो खेती से जुड़े कई और बिजनेस भी किया जा सकता है, जिसमें मेहनत तो है, फायदा भी बहुत है, जिसमें ब्रायलर और लेयर मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य कर सकते हैं। इनको करने में लागत और सही योजना जरूरी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। खेती और इन सभी कार्यों को करने में जोखिम भी रहता है, जिसके लिए किसान को तैयार रहना होगा। जैसा कि कई बार फसलें बाढ़, तूफान, आग या फिर अन्य किसी कारणों से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है
वहाँ किसान लाचार हो जाता है। इसलिए फसलों का बीमा किसानों को अवश्य करा लेना चाहिए। इसी तरह पशुओं का भी बीमा होता है, जिसकी जानकारी कृषि विभाग से लेकर बीमा करवाकर आप जोखिम से बच सकते हैं। किसान कोई भी फसल ले या फिर अन्य खेती से जुड़े कार्यों में जो भी उत्पाद प्राप्त करता है, उसकी सही कीमत कैसे पाए, इसके लिए पहले से ही बाजार मांग और बाजार की व्यवस्था को समझकर ही फसलों का चयन या फिर अन्य कार्य को करें। सिंचाई की व्यवस्था सबसे जरूरी है। जिस किसान के पास इसकी व्यवस्था अच्छी है और कृषि के सभी कार्यों को सही तरीके से कर रहा है, तो वो कृषि से अच्छी आमदनी ले सकता है। लेकिन जिनके पास सिंचाई की समस्या है या सही समय पर सिंचाई नहीं मिल पाती है, उसी हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ता है। ऐसे किसानों को खेती से जुड़े बिजनेस पर अधिक जोर देना चाहिए। अंत में किसानों को ये बताना चाहेंगे कि आज प्रति व्यक्ति खेती की जमीन कम होती जा रही है। ऐसे में पुराने तरीकों से कृषि करके समृद्ध किसान नहीं बन सकते। जरूरत है बदलते दौर के टेक्नोलॉजी को अपनाकर कृषि किया जाए और समृद्ध किसान बनकर देश के प्रगति में अपना योगदान दिया जाए। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।